Recording in progress. ये इसका तो खत्म हो रहा है, देखें क्या होता है, अल्लाह ताला खैर करे। ये तो खत्म हो जाता अगर मैं उस दिन बस मेरी क्लास मिस कर गया ना, तो आज खत्म हो जाएगा, आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा टारगेट था कि ये 3 या 4 मार्च को खत्म हो जाएगा। असल में ये जो चैप्टर चल रहा है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू गो स्लो कि ये चैप्टर हमारा मेन है। तो अगर ये चैप्टर समझ हो जाए ना तो बहुत नुकसान हो जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट, हम इसमें शुरू कर लेते हैं। हम लोग सुपर पोजिशन का टॉपिक कर रहे हैं और उसमें हमने एक हेडिंग डाली थी, इंटरफेरेंस इन वाटर वेव्स यूजिंग टू स्लिट्स। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस इज एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन। है ये सुपरपोजिशन, ये फर्क होता है सुपरपोजिशन में और यहाँ में कि यहाँ आपको कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशंस मीट करेंगे तो जाकर इंटरफेरेंस होगी। मैंने डिटेल से आपको करवाया था कि इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स होती हैं। बताओ इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स कौन सी होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब ये भी डिस्कस हुआ था कि वाटर वेव्स का टॉपिक कभी कभी आता है, वाटर वेव्स इनका फेवरेट टॉपिक नहीं है और हर चैप्टर में इनके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ को ये लिफ्ट नहीं कराते। जो वाटर वेव्स हैं उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे, वाटर वेव्स के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है, रिपल टैंक। तो रिपल टैंक में तुम यहां पर नोट करो कि मैंने यहां पर कितनी स्लिट्स लगाई हुई है, 2 स्लिट्स हैं। तभी इस टॉपिक का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। टॉपिक का नाम क्या है, इंटरफेरेंस इन वाटर वेव्स यूजिंग 2 स्लिट्स। अब मैंने यहाँ पर डबल स्लिट लगा दी। जब डबल स्लिट होगी तो पीछे आप नोट करो, पीछे जो सोर्स है वो एक है, सोर्स एक है, लेकिन स्लिट से गुजरने की वजह से आप नोट करो आगे वेवलेट्स कितनी बन गई, आगे जो वेवलेट्स बनी वो 2 बन गई। ये बड़ा स्मार्ट आइडिया था क्योंकि अगर 2 सोर्सेज हों तो उनमें कोहेरेंस लाना बहुत मुश्किल है। अब इस कमरे में बहुत सारे लैंप्स जल रहे हैं एक जैसे, लेकिन कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही। तो इन्होंने पहले क्या किया था, देखो कॉन्सेप्ट क्या था, पहले ये कोशिश की कि हम 2 सोर्सेज इस्तेमाल करें, वो फेल हो गया, उसमें मुश्किल आई। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सोर्स क्या कर दो, एक कर दो और एक सोर्स के साथ क्या लगा दो, 2 स्लिट्स। ये इसका की कॉन्सेप्ट है। इसी को आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाते, लिखो कि यूजिंग वन सोर्स, यूजिंग वन सोर्स, using one source with 2 slits, using one source with 2 slits, using one source in 2 slits provides better probability of interference, provides better probability of interference due to coherence, due to coherence। आप क्या करो कि कॉन्सेप्ट पहला ये बनाओ कि सोर्स एक रखो। अब जैसे सामने प्रोजेक्टर है, ये एक सोर्स है, इसके आगे अगर डबल स्लिट लगा दें तो 2 हो जाएंगे। अब जैसे 3D सिनेमाज होते हैं उसमें ना 2 प्रोजेक्टर लगाते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, अब उसमें कोहेरेंस लाना बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे 2 लोग मिलकर बोले तो या सॉन्ग करें तो उनमें कोहेरेंस लाना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने सोचा कि सोर्स एक कर दो और आगे स्लिट डबल कर दो। लिखो कि वो टू स्लिट, लिखो 2 slits interference in water waves, 2 slits
two slits in water waves can be demonstrated in a ripple tank, can be demonstrated in a ripple tank. आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम जानबूझ के डबल स्लिट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब डबल स्लिट लगाएंगे तो डबल स्लिट एक्चुअली एक तरह से दो सोर्सेस बना देगी, उनमें कोहेरेंस एग्जिस्ट करेगी, उनमें कोहेरेंस होगी क्योंकि वो दोनों असल में तो एक ही है, वो असल में दोनों वेव्स एक ही है, लिहाजा उनमें कोहेरेंस लाना बहुत आसान है। उसके बाद ये वाली डायग्राम बनाओ नीटली। वाटर वेव्स ने सिंगल स्लिट की बजाय कितनी स्लिट इस्तेमाल की? तो आइडिया क्या है, सोर्स एक है और स्लिट्स दो हैं। जब सोर्स एक है और दो स्लिट्स हैं तो आपको दो स्लिट लगाने से एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? कोहेरेंस। अब ये इस चैप्टर का सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती जब तक क्या चीज ना हो। अगर आप दो लोग मिलकर कभी कोरस सिंगिंग करी हो या मार्च पास करें या पीटी शो करें तो उसमें जो चीज सिखाई जाती है कि तुम सबको साथ मूव करना है, वो चीज फिजिक्स में अगर वेव्स में हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंस। हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आप हेडिंग डालिएगा इंटरफेरेंस इन माइक्रोवेव, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा इंटरफेरेंस इन माइक्रोवेव यूजिंग टू स्लिट्स। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस चैप्टर में तुमने देखा होगा कि वो माइक्रोवेव, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स तीनों को लेके चलता है और वो एक ही पैटर्न होता है। तुमने दो स्लिट का पर्पस समझ लिया। तुमने दो स्लिट्स का पर्पस ये समझा कि जब तुम एक सोर्स लगाओगे उसके आगे तुम दो स्लिट्स लगाओगे तो उससे असल में क्या चीज कंफर्म हो जाएगी? कोहेरेंस। इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है अभी, क्योंकि ये इसका मेन आइडिया है कि दो स्लिट्स इन्होंने लगाई क्यों थी, बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डबल स्लिट। ठीक है, अब तुम गौर से देखना, ये अपरेटस है, इसमें यहां पर माइक्रोवेव का ट्रांसमीटर है और पीछे हमने माइक्रोवेव का प्रोब रखा हुआ है। यहां देखो कि ये चीज क्या है, ये डबल स्लिट है। जब आप डबल स्लिट रखेंगे तो वही चीज होगी, यहां से आएगी सिंगल वेव, ठीक है, ऐसे सिंगल वेव हिट करेगी, लेकिन जब यहां से निकलेगी तो वो सिंगल वेव कितनों में टूट जाएगी? दो में। और फिर कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कुछ पॉइंट्स पे गुड। द आइडिया इज कंप्लीट। आपने जो लिखा था उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो।
अब ये सारी डायग्राम्स कॉन्सेप्शनल कहलाती हैं, इनमें कोई आर्टिस्टिक वर्क का मसला नहीं है। इनमें असल चीज आपने कॉन्सेप्ट कन्वे करना होगा। जब भी पेपर में ये बनती हैं तो इनका अगर आर्टिस्टिक लेवल लो है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज का सेकंड कॉन्सेप्ट, जब ये इंटरफेरेंस हो जाती है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया, अब इसको कॉपी नहीं करना जो मैं बना रहा हूं, ताकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यहां से साफ दिखे। ये यहां से जब निकलेगा तो एक वेव ब्रेक होकर दो बनेगी और ये आपस में कट करेंगी। जब ये आपस में कटेंगी तो कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कुछ पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव होगी। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर एंटी नोड बनता है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर नोड बनता है। जो बीच में इंटेंसिटी होगी वो मैक्स होगी, दोनों तरफ इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करेगी, और बीच वाले को जब हम कहते हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। अब लाइन चेंज करके लिखिएगा कि आफ्टर डबल स्लिट, after double slit, the waves diffract and then interfere. The waves diffract and then interfere constructively and destructively. The waves interfere constructively and destructively. This produces a pattern of this produces a pattern of node and antinodes. This produces a pattern of nodes and antinodes. ठीक है, अब उसके बाद ये वाला स्केच नीटली कॉपी करिएगा। इस चैप्टर के लिए मैंने कहा था रूलर और पेंसिल पेपर में जरूर कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें इस तरह की ड्राइंग्स आती हैं, इनकम्प्लीट आती हैं, कंप्लीट करो या फुल फुल से बनाओ। Is intensity at x is equals to 0? Hmm? Is intensity slash central maxima at x is equals to 0? हाँ, it is on the y-axis. Intensity is on the y-axis, and the distance is on x-axis. So at the x-axis, the graph has a maximum amplitude. तो ये जो इंटेंसिटी है ये y-axis पर है, और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो x-axis पर है।
नीचे लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ द एनवलप, intensity of the envelope decreases, intensity of the envelope decreases on both sides of central maxima, on both sides of central maxima अब हमने 3 कॉन्सेप्ट बना लिए। अब आप हेडिंग डालो इंटरफेरेंस इन लाइट, 2 लाइनें छोड़ो और हेडिंग डालो इंटरफेरेंस इन लाइट। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये पिछली क्लास की थी, एक क्लास मिस हुई, उससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब लाइट में इंटरफेरेंस होती है तो यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट, you will get a sequence of dark and bright fringes। जहां डार्क फ्रिंज बनेगी उसका मतलब वहां पर नोड है, और जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां पर एंटी नोड है। डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ब्राइट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इट्स अ बैक टू बैक कॉन्सेप्ट। और लाइट में इंटरफेरेंस जो है वो शुरू में बहुत मुश्किल थी। अब इस कमरे में बहुत सारे एक जैसे लैंप हैं, कभी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। गाड़ी की 2 हेडलाइट्स होती हैं, दोनों बिल्कुल सेम होती हैं देखने में, कभी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता। तो लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल करना बहुत मुश्किल था, और उसकी वजह ये थी कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है। दिस इज आवर 4th कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। हेडिंग डाल के लिखिएगा कि इंटरफेरेंस in light is very difficult to attain, interference in light is very difficult to attain because two coherent sources of light, because two coherent sources of light are nearly impossible to exist, are nearly impossible to exist। उसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा कि wavelength of light is exceptionally small, wavelength of light is exceptionally small, wavelength of light is exceptionally small। This is a further restriction, this is a further restriction to get interference, this is a further restriction to get interference। मैंने आपको बताया, जो आप बात याद रखिएगा कि अगर लाइट में इंटरफेरेंस आप करवा लें तो आपको देखने को क्या मिलेगा, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। नेक्स्ट में लिखिएगा इफ इंटरफेरेंस इन लाइट occurs, if interference in light occurs, the pattern consists of, the pattern consists of dark and bright fringes, the pattern consists of dark and bright fringes। चलो अब उसके बाद 2 लाइनें छोड़ दो, हेडिंग डालो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये इस सिलेबस का हमारे सुपरपोजिशन वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इनका फेवरेट है, और इस चैप्टर को आप मार्क कर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने पूरा साल मार्किंग कराई, क्योंकि ए लेवल में आखिर में कुछ नहीं होता,
इसलिए हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको हम साथ साथ मार्किंग करवा दें। और वो फिर होता ही है कि जब आप फाइनल रिवीजन करते हैं तो आप उसी पैटर्न को यूज कर लेते हैं। अब देखो तुम्हें यहाँ पर वो आइडिया यूज करना है कि लाइट में इंटरफेरेंस करवाना बहुत मुश्किल है। जब आप लाइट में इंटरफेरेंस करवाने जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि लाइट का वेवलेंथ बहुत कम है, तो लाइट उसको सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर इन्होंने वही आइडिया लगाया कि इन्होंने कहा कि एक लैंप रखो और वो जो एक लैंप है उसके आगे डबल स्लिट बना दो। फायदा क्या होगा, लाइट तो पीछे एक ही है, अगर तुम सोर्स एक रखोगे तो उस एक सोर्स को तोड़कर दो वेवलेट्स बनेंगे, तो उससे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लाइट में आपको क्या मिल जाएगी, कोहेरेंस। वो मैंने आज क्लास के शुरू में समझाया कि अगर सोर्स एक रखो और उसके आगे स्लिट्स कितनी बना दो, तो आपको कोहेरेंस मिल जाती। अब गौर से देखिएगा, ये सिंगल सोर्स है, यहां से वेव निकल रही है। आगे नोट करो कि मैंने कितनी स्लिट्स बनाई, दो। जब दो स्लिट्स बनाई तो यहां पर चेक करो इंटरफेरेंस हो रही है, और इंटरफेरेंस की वजह से यहां से ऊपर जाओ और यहां से नीचे जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ये लाइट का पैटर्न है। जब आप लाइट को इंटरफेरेंस करवाते हो तो लाइट में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि हम एक सिंगल सोर्स इस्तेमाल करेंगे और आगे हम कितने स्लिट्स रखेंगे, तो जो बिल्कुल बीच में फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो बहुत ब्राइट होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे अभी समझा दिया था, इसके दोनों तरफ इंटेंसिटी ड्रॉप करती है। स्क्रीन और डबल स्लिट का सेपरेशन हम किससे शो करते हैं, टी से। आपने जो लिखा था उसके बाद आपने हेडिंग डाली है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें लिखो कि अ सिंगल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अ सिंगल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is used with a double slit apparatus, with a double slit apparatus, और उसके बाद अब ये वाली डायग्राम बनेगी। So why do we use a single slit? Sorry, Why do we use a single slit as well? वो तो because we otherwise we can't initiate the diffraction. The first slit is actually there to bend the light. कोई एग्जांपल लिखते, मैंने अपना हाथ धूप में रखो तो रेड लाइंस बनती हैं, बिकॉज वी वांट वेव्स टू स्प्रेड, ताकि ना एक बड़ा पैटर्न तुम्हें यहां मिले। देखो ना, इतना बड़ा पैटर्न अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वेव्स को क्या चाहोगे, पहले कि वो क्या करे, स्प्रेड करें। इसलिए कहते हैं कि इंटरफेरेंस के साथ डाइफ्रैक्शन भी करवा रहे हैं। तो सब लोग ये वाली डायग्राम नीटली कॉपी करो।
इस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट को ऐड करना है। डायग्राम अपडेट मत करिएगा, बस इसको ऐसे ही देखिएगा। इस चैप्टर में और फिजिक्स में एक दो जगह और भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। ये जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो ये ओ लेवल मैथ्स का है। किसी को याद है टेन थीटा क्या होता था? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब तुम यहाँ स्क्रीन पे देखो कि क्या यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रही है। ये जो ट्राइंगल बन रही है इसमें एक एंगल है। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आपको ये वाली साइड चाहिए और ये वाला एक्स चाहिए। ये एक्स किसके बराबर होगा? डी के। इसको रखें और टेन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है इस डायग्राम के साथ। लाइन चेंज करके लिखिएगा कि अच्छा, उसी डायग्राम को नीटली अपडेट करिएगा लाइट पेन्स के साथ कि डायग्राम की मेन थीम खराब ना। डॉटेड लाइन से कर दीजिएगा ताकि वो डायग्राम नीट में खराब ना हो, क्योंकि ये हर बार नहीं बनाना होता। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हर बार की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसके नीचे लिखिएगा ब्रैकेट ओपन करके, जो बड़ी मशहूर प्रिकॉशन है हमारे एएस फिजिक्स में, वो कैलकुलेटर का डिग्री मोड है। आप में से जो लोग मैथ्स लेते हैं उनको पता है कि कैलकुलेटर में एक होता है डिग्री मोड और दूसरा उसके साथ जो यूज होता है वो क्या है? रेडियन मोड। अब तुम अगर मैथ्स लेते हो या नहीं लेते, तुम प्रिफर करो कि तुम इस मोड में कभी भी कैलकुलेटर से मत जाओ, मैनुअल चले जाओ, लेकिन कैलकुलेटर को हमेशा किसमें रखो? इसमें तुम सेफ रहोगे। वरना अगर तुमने कैलकुलेटर को पेपर के शुरू में चेक नहीं किया और वो रेडियन मोड में हुआ तो सिवियर प्रॉब्लम और सीआई उसको फिर हो सकता है पेनलाइज कर दे। तो आप इसमें लिखिएगा लाइन चेंज करके ब्रैकेट ओपन करके कि कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड, कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड, ब्रैकेट क्लोज। अब जो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं वो हम लेजर भी यूज कर सकते हैं, हम लैंप्स भी यूज कर सकते हैं। जब हम डबल स्लिट से लेकर आते हैं, जब हम डबल स्लिट से आते हैं तो क्या होता है? जब हम डबल स्लिट से आते हैं तो हम डबल स्लिट में देखते हैं कि दो पैटर्न बनते हैं, दो तरफ वेव्स जाती है, बिल्कुल बीच में जो ब्राइट फ्रिंज है वो क्या कहलाती है? सेंट्रल मैक्सिमा। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, नीचे आएंगे तो भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। ये फ्रिंजेस दोनों तरफ होंगे। हम क्या करते हैं कि इन फ्रिंजेस को सीरियल नंबर देते हैं, 0 फिर 1 2। जो बीच वाली फ्रिंज है उसको हम क्या नंबर देते हैं? 0। 0 से नीचे जाते हैं, 0 से ऊपर जाते हैं, एन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। ये एक कोर कॉन्सेप्ट है जिस पर सारी कैलकुलेशन जो इस टॉपिक से आती हैं वो बेस करती हैं। बीच वाला हमेशा ब्राइट होगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट होगा, नीचे भी वैसे ही पैटर्न बनेगा। अब आप इसमें लाइन चेंज कर दीजिएगा और लाइन चेंज करके लिखिएगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑन both sides of central maxima alternate, on both sides of central maxima alternate dark and bright fringes are seen, alternate dark and bright fringes are seen। उसके बाद अब आपको ये वाली डायग्राम बनानी है। इन्हीं की जो हाई क्वालिटी डायग्राम्स होती हैं वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूं। ज़ाहिर वो पेपर में तो नहीं बना सकते आप, लेकिन ये डायग्राम जो मैं आपको कॉपी करवाता हूं वो इसलिए क्योंकि इस तरह की डायग्राम्स आ जाती हैं तो वो इसी रफ पैटर्न पे बना सकते।
मेन डायग्राम बना ली, हमने डाइफ्रैक्शन शो की, इंटरफेरेंस शो की। जो बीच में पैटर्न बनता है वो ब्राइट होता है। ये पैटर्न दोनों तरफ ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते वक्त इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती है। हमने यहाँ पर एक लेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया एक्स। ये सारे लेटर्स आपको याद रखने। एक्स का मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस। वो ब्लैक भी हो सकती हैं और ब्राइट भी हो सकती हैं। अब आपने उसके बाद देखो बोर्ड पे, इंटरफेरेंस का पैटर्न ऐसा दिखता है। ये बिल्कुल बीच वाली जो फ्रिंज है, ये वाली, इसको कहते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर। तुम इस तरफ जाओगे ब्राइटनेस कम होगी, इस तरफ जाओगे तो भी ब्राइटनेस कम होगी, दोनों तरफ जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज करती है। हम यहाँ पर अब एक और लेटर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो क्या है, ए। ए का मतलब है स्लिट सेपरेशन, और डी का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन। अब ये सारे लेटर चूंकि पेपर में पूछता है तो तुम्हें इनको अच्छे से याद करना है। ये इसका डबल स्लिट का मेन फॉर्मूला है। ये मैंने बता दिया कि डबल स्लिट हमारे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉरी। और इसमें आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ अभी पीछे भी डिस्कस किया था, पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें लिखिएगा कि सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमम ब्राइट, central fringe is maximum bright, full stop. Brightness decreases, brightness decreases on both sides, brightness decreases on both sides of the central maxima. Brightness decreases on both sides of central maxima. अब आपने मेरा पैटर्न देखा है कि मैं क्या करता हूं कि मैं ग्रुप के ऊपर इसकी कुछ पिक्चर्स डालता हूं, एनिमेशंस डालता हूं, और जो हम क्लासेस करते हैं पास पेपर की उसको डालते हैं। क्योंकि ये ए लेवल का जो ये चैप्टर है खासतौर पर ये काफी लेवल टच करता है, और अगर तुम इसके कुछ विजुअल एक्सपीरियंस बना दोगे तो तुम इसको पेपर में टैकल कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पिक्चर्स में समझ आ जाती है, कुछ वीडियोस में होती है, कुछ नोट से कवर होती हैं। जो पेपर में प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि एक तो टाइम कम होता है, दूसरा मैंने आपको जो पूरा साल एक असूल समझाया वो है पेपर में एक तरह से ट्रैप। जब आप एक फॉर्मूला को, एक टॉपिक को ट्रैप बनाकर पेश करते हैं ना, तो वहां लोग फंस जाते हैं अंटिल आपने हर चीज सिलेबस के अकॉर्डिंगली अच्छे से की हुई है, अदरवाइज वो ट्रैप बन जाता है। तुम इसका फॉर्मूला देखो, देखो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। अगर तुमने ये वाली डायग्राम अच्छे से समझी है तो तुम्हें पता है कि ए क्या है, स्लिट सेपरेशन। अगर तुमने ये डायग्राम अच्छे से समझी है ये वाली, तो तुम्हें पता है एक्स क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस। इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम्स की एफर्ट करवाई है। अब आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी, देखो ना, ये जो छोटे नंबर होंगे बहुत बहुत पतली पतली स्लिट्स होती है, बहुत नजर आ रहा है ना, लेकिन तुम्हें पता है तुम सबको कि क्या एएस में यूनिट्स के साथ इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा खेलता है। देखा ना इनका फेवरेट है, कल एमसीक्यू की क्लास में आपने देखा तो वो मेगा, किलो, गीगा कहाँ कहाँ जाता है। तो यूनिट्स का तो एएस में बस कुछ हिसाब ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, नैनोमीटर, टेरामीटर, किलोमीटर, यूनिट्स इनका फेवरेट वेपन है। वैसे छोटा होने की वजह से मिलीमीटर इज द बेस्ट यूनिट।
हेडिंग लगेगा एक लाइन छोड़कर determination of wavelength of light. Determination of wavelength of light. अब ये टॉपिक उससे कनेक्टेड है. हमने जब दो लाइन छोड़ते हैं तो उसका मतलब हम टॉपिक चेंज कर रहे होते हैं. जब ये अपरेटस बन गया डबल स्लिट का पूरा और ये वाला फॉर्मूला भी बन गया, तो इनको ख्याल आया कि अगर हम बाकी डेटा इकट्ठा कर लें तो हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि बाकी चीजें फाइंड करना तो आसान है, लैम्डा फाइंड करना ज्यादा मुश्किल है. लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है. तो इन्होंने कहा कि तुम डी फाइंड कर सकते हो मीटर रूल से, वर्नियर कैलिपर से तुम ये निकाल सकते हो, और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो और भी छोटा लेंथ उठा सकता है, उससे तुम क्या निकाल सकते हो, एक्स. अगर तुम ये सारी चीजें निकाल दो और पुट कर दो तो क्या निकाल सकते हो. ये याद रखना पड़ेगा कि असल में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन क्या है. ये कोई ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है कि इस कमरे की लेंथ काफी हो तो क्या लगे इंच. लेकिन अगर वो फिंगर्स के बीच में ये जो स्लिप बन रही है इसको तुम्हें अगर निकालना है तो उसके लिए तुम मीटर रूल तो यूज नहीं कर सकते. तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तुमने जो हेडिंग पढ़ी थी उसमें ये वाली स्किप आई. फैक्टर्स इफेक्टिंग, एक लाइन छोड़कर हेडिंग आएगी फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न. यंग्स डबल स्लिट का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्यों प्रॉब्लम बनता है वो इस हेडिंग से बनता है. इससे ये बड़े अजीब किस्म के क्वेश्चन पूछ चुके हैं और वहां आकर हमारे बेहतरीन बच्चे टॉपर हो जाते हैं. ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डबल स्लिट. डबल स्लिट में यहाँ क्या होता है कि पैटर्न बनता है, अब ये उसमें कुछ चीजें बदलता है और आपसे पूछेगा कि इस तब्दीली से क्या फर्क पड़ेगा. इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे ये प्रोजेक्टर है, इसकी ब्राइटनेस बदल दूं तो इसका कुछ इमेज बदल जाएगा. मैं इसका कंट्रास्ट बदल दूं, रेजोल्यूशन बदल दूं, इसको कहते हैं इमेज चेंजेस. ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है. याद रखिएगा ए का मतलब क्या है, स्लिट सेपरेशन. टी का मतलब सेपरेशन from the screen. And what is X? फ्रिंज सेपरेशन. वेरी गुड. अब यहां से शुरू करो. बहुत आसान है ये टॉपिक भी, अगर तुम आराम से समझ के करोगे. मैंने इस चैप्टर को तभी देखे सबसे ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये चैप्टर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैंने क्या किया, पहला रिलेशन एस्टैब्लिश किया, लैम्डा और डी को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट. तो रिलेशन किन दो के बीच में सेट हो गया. सॉरी, तो क्या मतलब हुआ, fringe separation is inversely proportional to slit separation. इसका मतलब अगर आप स्लिट सेपरेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो फ्रिंज सेपरेशन है वो कम हो जाएगी. आप जरा दो डायग्राम्स देखो. तुम ऊपर वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लार्जर फ्रिंज सेपरेशन, और यहां क्या लिखा हुआ है. अब तुम्हें याद क्या रखना है कि ऊपर वाली डायग्राम देखो तो क्या नजर आ रहा है, फ्रिंज सेपरेशन ज्यादा है. और जब फ्रिंज सेपरेशन कम कर दोगे तो उसी स्क्रीन पर ज्यादा लाइनें दिखेंगी. ये तुम्हें डायग्राम्स के साथ याद रखना होगा. डायग्राम्स एज यूजुअल जो हाई बेहतर रेजोल्यूशन की डायग्राम्स मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे डालूंगा. अब आप इसको कॉपी करिएगा. नंबर 1,
जैसे मैंने आपको प्लान बताया था, इस वक्त टॉपिकल मेंटेन करिएगा, टॉपिकल 10 मार्च 15 मार्च तक चलाओ। एक ही चैप्टर है जो चल रहा है और बाकी सब हुआ है। आप टॉपिकल कंप्लीट करो। रिसोर्सेज में डिजिटल रिसोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, मेरे लेक्चर्स भी हैं, बहुत सारा काम यूट्यूब पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तुम कोशिश करो कि तुम अपना टॉपिकल स्ट्रॉन्ग किए बगैर ईयरली में मत घुसो। ईयरली में घुसता है और चूंकि मार्किंग स्कीम्स है तो उसको देखा जाता है, करता जाता है, एंड दैट एक्चुअली डैमेजेस द गेम। नीचे लिखिएगा when fringe separation decreases, there are more fringes. When fringe separation decreases, there are more fringes on the same size of the screen. On the same size of the screen. उसके बाद अब देखो, ये कॉन्सेप्ट मैप है, मैंने सेशन के दौरान तुम्हें ये भी कॉपी करवाई है। इनको बहुत आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। सवाल कैसे आता है, एग्जामिनर कहता है पेपर में कि मैंने स्लिट सेपरेशन बदल दी, तुम बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा फ्रिंजेस पर, राइट फ्रिंजेस पे, डार्क फ्रिंजेस पे। तो उसको चूंकि बहुत लंबा पैराग्राफ बन जाता है तो मैंने उसको यहाँ समराइज किया। तुम ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। लिखा है नो चेंज, देखो ना लिखा है बेटा, राइट फ्रिंज नो चेंज, डार्क फ्रिंज नो चेंज। यानी वो पेपर में ऐसे ही पूछता है, he will be asking that what is the change in the bright fringe and what is the change in the dark fringe. अब तुम उसके बाद आ जाओ नंबर 2। नंबर क्या, वन स्लिट इज क्लोज्ड। अगर तुम एक स्लिट क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, बड़ा कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है ये। पेपर में जब फर्स्ट टाइम आया तो आम बच्चों को समझ ही नहीं आया। अब मैंने आपको क्लास के शुरू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया, उसको 2-3 मरतबा रिपीट किया कि ये लोग दो स्लिट लाइक हैं, सोर्स एक है और स्लिट दो है। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कोहेरेंस का, उससे फायदा होगा कोहेरेंस का। आप दो आंखों से देखकर एक ब्रेन में कन्वर्ज कर लेते हैं ना, क्योंकि आपके पास पीछे सोर्स एक है। यही असूल यहाँ है। जब आप एक स्लिट बंद कर देंगे तो क्या दूसरा वेवलेट आ सकेगा, दो स्लिट से एक को बंद कर दो तो क्या होगा, जब आप उसको बंद कर देंगे तो खाली डाइफ्रैक्शन होगी, इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकेगी। जब इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ऐसा पैटर्न बनेगा जो बहुत बीच में ब्राइट होगा, लेकिन उसमें वो टिपिकल पैटर्न नहीं बनेगा। तो आपने लिखना है नंबर 2, वन स्लिट इज क्लोज्ड। उसमें लिखिएगा only diffraction occurs, only diffraction occurs, comma, no typical interference pattern. Only diffraction occurs, no typical interference, no typical interference pattern. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी और बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस चैप्टर में, ये डाइफ्रैक्शन है। अब जरा नीचे देखना, इसको कॉपी नहीं करना, ये बताओ कि जो अब मैं बना रहा हूं ये यहां पर क्या हो रहा है,
कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो क्या इसमें जो मैंने बनाया अभी, क्या इसमें डाइफ्रैक्शन भी है? इसमें डाइफ्रैक्शन भी है। तो इंटरफेरेंस अक्सर डाइफ्रैक्शन के साथ होती है, दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। डाइफ्रैक्शन तो अकेले हो सकती है, इंटरफेरेंस के लिए अक्सर डाइफ्रैक्शन चाहिए होती है। अब ये वाली डायग्राम बनाओ। जब मैंने डायग्राम पहले बनवाई थी तो आपको याद होगा मैंने हाईलाइट किया था कि इस डायग्राम में लैम्डा को क्या रहना चाहिए। गुड, तो अब ये कॉपी करें। चलो अब आ जाओ नंबर 3 पर। नंबर 3 पे गौर से देखिएगा। मैंने क्या किया, लैम्डा को और ए को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अगर लैम्डा और ए कांस्टेंट कर दो तो एक्स और डी आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक्स और डी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर तुम डी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, व्हाट इज डी। जैसे ये प्रोजेक्टर लगा है, इससे अगर स्क्रीन का डिस्टेंस लो तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं डी, कैपिटल डी। अगर तुम डी बढ़ाओ, इस प्रोजेक्टर को पीछे ले जाओ तो ये इमेज और बड़ा हो जाएगा। गुड, तो अब तुम यही चीज अच्छे से समझ के कॉपी करो नंबर 3। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मैंने क्यों लिखा इंटेंसिटी डिक्रीजेस। अगर तुम इस प्रोजेक्टर को पीछे ले जाओ तो क्या इसका इमेज और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा या डिम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। परफेक्ट, कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये नंबर 3 कॉपी करो। नंबर 4, नंबर 4 में गौर से देखना, मैंने क्या किया, डी को और ए को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो एक्स और लैम्डा क्या हो गए। ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि लैम्डा बदलने का मतलब क्या है। मैं आपको एक वर्कशॉप में बताऊं क्या उसने बताया, बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि हम हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। जब हम ड्रेस चेंज करते हैं उनका डिफरेंट कलर होता है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या चीज बदलती है, लैम्डा। और हमारा लुक भी बदलता है, वो हमारे आई के लिए क्या सेंस क्रिएट करता है, कलर। तुम ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो तुम ये समझ सकते हो कि अगर तुम रेड की जगह ब्लू कलर का लैंप लगाओ तो तुमने फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बदल दिया, तुमने वेवलेंथ बदल दिया। जब हम रेड को सिग्नल को देखते हैं, रेड से वो ग्रीन होता है, ग्रीन से येलो होता है, कोई और कलर होता है, तो फिजिक्स कहती है कि वो क्या बदल रहा है, वेवलेंथ बदल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा से बनाना कि कलर बदलने से वेवलेंथ बदलता है। अगर मैं एक्स रेस की जगह गैमा रेस लगा दूं तो मैंने फिजिक्स की सेंस में क्या बदल दिया, वेवलेंथ बदल दिया। ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
जब हम लैम्डा बढ़ाएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जब लैम्डा बढ़ाएंगे तो उससे क्या चीज बढ़ेगी, एक्स बढ़ेगा। जब एक्स बढ़ेगा तो यू विल फाइंड लेस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है। डाइफ्रैक्शन का मतलब स्प्रेडिंग। कभी डाइफ्रैक्शन समझना हो तो तुम एक चीज सोचो कि प्रोजेक्टर का लेंथ कितना सा होता है और कितनी बड़ी स्क्रीन बनती है। ये कैसे बन जाती है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, वेव्स फैल जाती हैं। जो डाइफ्रैक्शन है, जो डाइफ्रैक्शन है वो दो चीजों से कंट्रोल होती है, एक लैम्डा और एक ग्लास विड्थ से। अब जैसे विजिबल लाइट है, अगर विजिबल लाइट में तुम्हारे पास दो कलर हैं तो जब तुम वायलेट से रेड की तरफ जाते हो तो लैम्डा क्या करता है, लैम्डा बढ़ता है। देखो इन दोनों वेव्स में किसका फर्क है, वेवलेंथ का। क्या नीचे वाले का वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे वाले का वेवलेंथ ज्यादा है। जब लैम्डा बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन बढ़ेगी और उससे क्या चीज कम हो जाएगी। याद रखना, जब भी आप किसी स्क्रीन पर इमेज को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो इमेज क्या हो जाता है, फिल्टर। जितनी बड़ी स्क्रीन बनाओगे प्रोजेक्टर से तो बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन साथ में क्या होगी, फिल्टर, क्योंकि एनर्जी तो आप नहीं बदल सकते। दैट इज वाई लेजर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और स्क्रीन पर वही लेजर फैला दें नॉर्मल लेंथ के थ्रू तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये कॉपी होगा। क्लियर करो, ऊपर वाला रेड है, अगर तुम रेड कलर की वेव भेजोगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, फिल्टर। और अगर तुम वायलेट कलर की वेव भेजोगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ब्राइटर। क्यों, इसलिए कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ कम है। तो अब तुम्हें ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
एक कॉन्सेप्ट देखिएगा कि स्लिट विड्थ हम क्या चीज को कहते हैं। स्लिट विड्थ का मतलब होता है जो तुम जहां से रोशनी को एंटर कर रहे हो, जैसे हमारी आई में छोटा सा होल होता है जिससे रोशनी अंदर जाती है, ऐसे कैमरा में भी होता है, आगे से होता है। ये जो स्लिट विड्थ है इसको और से देखना कि स्लिट विड्थ का मतलब है जो तुम सेपरेशन लाइट के लिए रख रहे हो। जैसे हम लोग ब्लाइंड्स खोलते हैं खिड़कियों पर, तो हम उसको जब घुमाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्लिट बड़ी होती जाती है। ये जो टॉपिक है, ये वाला फैक्टर जो है, ये स्लिट विड्थ का। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अगर हम स्लिट विड्थ को बदलें, गौर से देखिएगा इसको, भले कॉपी मत करिएगा इस वाले स्टेप को। जो नैरो स्लिट है ये वाली, क्या इससे ज्यादा बेंडिंग हो रही है? और जो वाइडर स्लिट है उससे देखो बेंडिंग कम है। जितना नैरो स्लिट होगा उससे बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो लिखिएगा कि a wide, sorry, from a narrow slit, from a narrow slit, bending is more and vice versa. बड़ी करेंगे, अब बोर्ड पे देखिएगा, जब आप स्लिट को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? ज्यादा लाइट पास करेगी। जैसे कमरों में दरवाज खिड़कियों पे ना ब्लाइंड्स लगी होती हैं, जब हम उसको खोल देते हैं तो कमरे में ज्यादा रोशनी आती है, लेकिन उससे क्या होगा? स्प्रेडिंग कम हो जाएगी। तो ब्राइट तो होगा लेकिन एनवलप छोटा बनेगा, इसको कहते हैं एनवलप। ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज नजर आ रहा है, ये जो व्हाइट वाला पूरा पैटर्न है, ये एनवलप है, ये छोटा हो जाएगा। अब ये कॉपी होगा। मैंने छोड़ दो। इस बड़े चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, डाइफ्रैक्शन इन लाइट वेव्स, जिसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और ये इस चैप्टर का नंबर 2 है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर के आखिर में जो टॉपिक्स आए हैं ये दोनों चैप्टर की मेन है। सबसे बड़ा टॉपिक जो था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, वो था डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट, जो आपने अभी खत्म किया। उसके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर। ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले से कनेक्टेड है, तुम इसको मार्क कर देना नंबर 2 और मार्क कर देना वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। तुम्हें स्क्रीन पर ये जो छोटी सी एक स्लाइड नजर आ रही है, इसको कहते हैं ग्रेटिंग। कौन से बड़ा इंपॉर्टेंट है? यस, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कितनी स्लिट बनाई थी? तो बाद में लोगों ने सोचा कि अगर हम 2 से ज्यादा स्लिट बना दें तो और अच्छा पैटर्न बनेगा। तो ये आइडिया जब अप्लाई किया तो उससे फिर इनको क्या चीज मिल गई? तो ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है।
यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी स्लिट्स बनाई थी? तो अगर तुम 2 से ज्यादा स्लिट्स बना दो, जैसे वो सामने शीशा है, उस पे तुम देखो ऐसे पैचेस लगे हुए, उसके बीच बीच में शीशा विजिबल है, इसको कहते हैं फिजिक्स में कि आपने ग्रेटिंग बना दी। वो जो ब्लाइंड्स की एग्जांपल में दे रहा था, थोड़ी सी ब्लाइंड्स खुली हो, उसको भी कहते हैं कि वो क्या है, ग्रेटिंग है। आप अपना हाथ धूप में ऐसे रखें तो यहाँ पर लाइनों पर आपको रेड कलर का ग्लो दिखेगा। आपका हाथ अगर धूप में है और इस पर वो रेड ग्लो आ रहा है, तो आपका हाथ जो है वो क्या है, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब मेनी स्लिट्स। ये तो कॉन्सेप्ट याद कर लो। बोर्ड पे देखो कि हमने इसका एक साइड व्यू दिखाया, एक इसका फ्रंट व्यू दिखाया। ये जो तुम फ्रंट देख रहे हो, इसको तुम सामने गिलास से कंपेयर करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली ग्रेटिंग है क्या? बहुत सारी स्लिट्स है। बनाई कैसे हैं? आप शीशे में तो आप ड्रिल नहीं कर सकते, तो आप शीशे पे क्या करते हैं, लाइनें डाल देते हैं, जैसे वो लाइनें डली हुई है। जब आप लाइनें डालोगे तो बीच बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। तो एक ग्रेटिंग असल में क्या होती है? इट्स ओरिजिनली मल्टी स्लिट। एक ग्रेटिंग असल में क्या होती है? मल्टी स्लिट। यही हमारा इस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो लिखिएगा कि ग्रेट सॉरी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग is a multi-slit apparatus. Diffraction grating is a multi-slit apparatus. अब बोर्ड पे देखिएगा, अगर मल्टी स्लिट है तो मल्टी डाइफ्रैक्शन होगी। देखो, क्या हर स्लिट से डाइफ्रैक्शन हो रही है? हर स्लिट से होगी। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा, लेकिन इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करेगी, क्योंकि इस वाले ब्राइट को अपने सामने स्लिट मिल जाएगी, इस वाले ब्राइट को भी सामने स्लिट मिल जाएगी। पहले वेव्स यूं फैल रही थी तो उनकी ब्राइटनेस कोनों पे कम हो रही थी। इसकी जो ब्राइटनेस है वो कॉर्नर्स पे रिड्यूस नहीं करती। यानी तुम इसको गौर से देखो तो इसमें मल्टीपल स्लिट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट वही है। बीच में क्या देख रहे हो तुम? जीरो ऑर्डर। ऊपर क्या है? फर्स्ट फिर सेकंड, नीचे फर्स्ट और फिर सेकंड। चीज वही है, लेकिन क्या चीज अब देखो ड्रॉप नहीं कर रही। पहले ड्रॉप कर गई थी, क्यों? स्लिट्स दो थी सिर्फ। ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा कॉन्सेप्ट है। लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लिखिएगा कि ऑन अ थिन शीट ऑफ गिलास, on a thin sheet of a glass, many lines are closely drawn. Many lines are closely drawn to get the grating. To get the grating. उसके बाद ये वाली डायग्राम बनेगी।
लिखिएगा ड्यू टू मल्टीपल स्लिट्स, ड्यू टू मल्टीपल स्लिट्स intensity does not decrease sideways. Due to multiple slits, intensity does not decrease sideways. दोनों तरफ इंटेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट रहती है, डबल स्लिट में ड्रॉप कर गई थी। और अगर तुम इस बात को याद कर गए तो तुम्हें दोनों टॉपिक कनेक्टेड समझ में आ जाएंगे। यंग ने डबल स्लिट बनाई थी और इन लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया मल्टीपल स्लिट के साथ। तो दोनों असल में एक ही है, तब दोनों एक ही लेवल पर इंपॉर्टेंट है। यंग का एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट है और ये एक्सपेरिमेंट मल्टीपल स्लिट है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अगला कौन से बनाइएगा, जब वेव एक स्लिट से गुजरती है तो वो बेंड होती है। बेंडिंग पर एंगल बनता है थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन या एंगल ऑफ डिविएशन। बिल्कुल बीच में जो फ्रिंज बनती है उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर। ऊपर जो बनती है उसके बाद वो फर्स्ट ऑर्डर और इस तरह नीचे फर्स्ट ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर हमेशा एक होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर कितने होंगे? दो। सेकेंड ऑर्डर भी दो होंगे, सारे ऑर्डर डबल हो जाएंगे। और इस तरह आप बोर्ड पे देखिएगा, सेंटर में ऑर्डर जीरो है, फिर वन आ गया, फिर थोड़ा गैप बढ़ जाएगा टू। दोनों तरफ ऑर्डर बराबर में स्प्रेड हुए होते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ डिक्टेट करता है वो क्या है? एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एन का मतलब फ्रिंज ऑर्डर, डी का मतलब ये वही स्लिट सेपरेशन है जो पिछले टॉपिक में क्या लेटर ले रखा है, ए, और अब उसने लेटर क्या कर दिया, टी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जिस पर ये बेंड होगा। अब आप लाइन चेंज करिएगा और लाइन चेंज करके लिखिएगा कि एवरी वेवलेट बेंड्स, बेटा मैसेजिंग ग्रुप को बस आप ही, every wavelets bends as it passes through a slit. Every wavelet bends as it passes through a slit. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ये इसका फॉर्मूला है और यही पेपर में आता है, एमसीक्यूज में भी, बाकी जगहों पर भी।
मैंने आगे डायग्राम बनाकर ये भी शो कर दिया कि इस जगह पर डी का क्या मतलब है। ये वही डी है जो पिछले वाले फॉर्मूला में ए था। तो आप इसको भी कर लीजिएगा, डी कैसे दिखेगा। इसके लिए वही पेपर वन की मशहूर चीज है। पेपर वन में इसका एक रेशो वाला क्वेश्चन आता है जो बड़ा प्रॉब्लम बनता है। वो कहता है कि मैंने डी को डबल कर दिया, लैम्डा को हाफ कर दिया। ये कहलाते हैं रेशो क्वेश्चन। मैंने तुम्हें ड्यूरिंग का सेशन समझाया कि रेशो टॉपिक इनका बड़ा फेवरेट है और वो हर फॉर्मूला में बन जाता है 1 और 2 लिखकर। तो अब ये भी कॉपी कर लो ताकि ये रेशो फॉर्मूला आ जाए। जो टी है, टी का मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू सक्सेसिव स्लिप्स। जो मैंने तुम्हें अभी कॉपी करवाया, देखो ये चीज टी है। इससे टी का एक फॉर्मूला बनेगा, टी इज इक्वल टू 1/n। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। वो या तो मीटर में रखेगा या फिर वो किस में रखेगा, मिलीमीटर में। दिस इज द फॉर्मूला कैलकुलेट टी। ये भी कॉपी होगा, टी कैलकुलेट करने का तरीका। अगर मिलीमीटर में होगा तो तुम्हें रेशो लगाकर 1000 की रेशो से उसको मीटर में लाना पड़ेगा। देखो ये एक बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि बीच में ब्राइट फ्रिंज होता है, जो मैंने तुम्हें समझाया वो एक होता है। देखो ये बीच में है, ऊपर दो अगर ब्राइट हैं तो नीचे भी कितने ब्राइट होंगे, नीचे भी दो ब्राइट होंगे। तो इसलिए एक फॉर्मूला बन जाता है, उसको गौर से देखोगे तब समझ में आएगा कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। तो n इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। क्यों? क्योंकि जब 90 करोगे तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1। तो फिर ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका n क्या रखना हो, मैक्सिमम। ये कॉपी होगा। अगर हम थीटा 90 कर दें तो ये वाली लाइन देखिएगा, ये लाइन घूम कर इधर आ जाएगी। अगर हम थीटा को 90 कर दें तो ये वाली लाइन इधर स्क्रीन पे आ जाएगी। इससे आगे तो जा नहीं सकती, तो स्क्रीन ही खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम थीटा को 90 करोगे तो उससे क्या होगा, 90 तो ये वेव ऐसे घूमेगी और यहाँ, इससे पीछे तो जा नहीं सकती। इसलिए मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो सकता है, 90। ये तुम्हें याद रखना है कि 90 का मतलब कॉन्सेप्शनली ये है कि उस बाउंड्री के ऊपर स्लाइड कर जाए। अच्छा अब जरा बोर्ड पे देखो, जो n है इसका मतलब है ऑर्डर। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास होते हैं, ये हमेशा n जो है वो क्या होगा, होल नंबर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि n को हमेशा बैकवर्ड राउंड करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो में से जिन लोगों का मैथ्स अच्छा हो उनको याद है कि ओ लेवल मैथ्स में भी एक जगह यही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसमें 3.9 एप्पल्स आ रहे हों, एप्पल कितने मिलेंगे तुम्हें,
3 मिलेंगे 4, मैथ्स में तो 4 कर देते हैं, 3 क्यों मिले? क्योंकि वो एप्पल आपको एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकता, वो आपको एप्पल कितने देगा, 3 और चेंज वापस कर देगा। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट बना, जो फिजिकल राउंडिंग होती है वो हमेशा बैकवर्ड होती है। 3.9 अगर आंसर आया तो तुम आंसर कितना लिखोगे? 3। क्यों? क्योंकि चौथा फ्रिंज अगर नहीं दिख रहा तो तुम उसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, प्योर मैथ्स में 3.9 की राउंडिंग क्या होती है, वो तुम यहां पर नहीं करोगे। गुड, चलो अब ये कॉपी करो। आपने ये समझ लिया कि एन का मतलब है ऑर्डर, बीच में होगा तो 0 होगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, ऊपर नीचे भी 2 आएगा। मुझे ये बताओ कि अगर एन 2 है तो अगर तुम यहाँ फ्रिंजेस गिनो तो फ्रिंजेस 2 है या 5 है? 5। बीच में 1 है, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे वो हमेशा किससे निकलेंगे? 2n+1। क्यों? बीच में एक 0 का होगा, ऊपर नीचे दोनों काउंट होंगे। तो अब ये कॉपी होगा। एन का मतलब ऑर्डर है, एन का मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं है, और ये ब्राइट फ्रिंजेस की बात हो रही है। नीचे लिखिएगा, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। अब जरा बोर्ड पर एक टेक्निकल मसला समझो। मैंने 0 लिखा हुआ है ब्राइट के सामने, फिर 1 लिखा ब्राइट के सामने। देखो मैंने नंबरिंग में ग्रीन कलर के नंबर ऐड किए, ये मैंने किसके सामने ऐड किए? डार्क के सामने। तो क्या डार्क को 0 मिल सकता है? नहीं मिलेगा। अगर 5 ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो डार्क कितनी उनके बीच में होगी? 4। एक हटानी पड़ेगी आपको। Grating works when the incident light is perpendicular to the grating so that the path difference is 0। लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आनी चाहिए, वरना पाथ डिफरेंस बदल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जरा समझें। यहां पर एंगल बन रहा है और यहां पर एंगल कितना है? 90। ये हम यूज करते हैं, इसमें पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। आपको ये वाली स्क्रीन लिखनी है, लिखिएगा कि ग्रेटिंग वर्क्स, grating works when the incident light, grating works when the incident light is perpendicular, grating works when the incident light is perpendicular to the grating, when incident light is perpendicular to the grating so that path difference is 0, so that path difference is 0। तो अब हमने जो लिखा वो कौन से वाले केस को डिक्टेट कर रहा है? केस नंबर बी। अगर ए वाला केस होगा तो फिर ये परफेक्ट परपेंडिकुलर केस नहीं बनेगा। अब आप साइड हेडिंग दीजिएगा, वन वे ग्रेडिंग। बोर्ड पे देखिएगा, ये कहलाती है वन वे ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग में उल्टा चलता है। अगर आपने ग्रेडिंग पर लाइनें वर्टिकल है, अगर लाइनें वर्टिकल है ऐसे, तो जो पैटर्न बनेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर लाइनें हॉरिजॉन्टल कर दें, अगर लाइन
ग्रेटिंग की हॉरिजॉन्टल है तो जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, वर्टिकल। इसको कहते हैं वन वे ग्रेटिंग। आप जरा गौर से देखिएगा, इसके साथ समझ आएगा। अब जैसे इसको देखें, ये क्या है, टू वे। इसमें ना दोनों तरह की लाइनें यूं करके जैसे ग्राफ पेपर होता है ऐसे बन जाती है। ये पेपर में जब आई तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये ग्राफ पेपर है क्या है। ये ग्राफ पेपर नहीं है, बल्कि इसमें दोनों डली हुई है, तो इसको कहते हैं टू वे। ये वन वे है, ये वन वे है, और इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, टू वे ग्रेडिंग से पैटर्न आता है। इसमें पैटर्न वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो तुमने जो लिखा था उसमें लिखना आगे, लिखो कि साइड हेडिंग थी वन वे ग्रेडिंग, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हॉरिजॉन्टल बनेगा वो यूं फैलेगा। और अगर तुमने जैसे खिड़कियों पे लाइट्स होंगी, के बाद ये जो नंबर 2 है ये भी कॉपी होगा। उसके बाद साइड हेडिंग दें टू वे ग्रेडिंग, जिसमें दोनों तरह की लाइनें होती है, डबल होती है। साइड हेडिंग दे दो टू वे ग्रेडिंग। और इसमें देखो ये कहलाती है टू वे ग्रेडिंग। इसमें बोर्ड पे देखिएगा दोनों तरह की लाइनें होती हैं, इसको हम कहते हैं डबल ग्रेडिंग। जब इसका इमेज बनता है तो वो ऐसे डॉट 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 बन जाते हैं। इसमें दोनों तरह की लाइनें होती हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा both horizontal and vertical lines. It contains both horizontal and vertical lines. रिलेशन बिटवीन और कैपिटल एन है। एन का मतलब क्या है?
एक्सपेरिमेंट में स्मॉल ए था। अगर हम लैम्डा को बढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया कि फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। रेड कलर का पैटर्न फेड आउट करेगा कंपेयर टू वायलेट पैटर्न के। अब ये वाली स्किन भी कॉपी करिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़कर, डाइफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर हम ग्रेटिंग पर, जैसे इस कमरे में रोशनी है, ये व्हाइट लाइट डालें तो क्या होगा। अब तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे, तो अब इसमें लिखिएगा डाइफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो बताओ मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक कलर हो, जैसे रेड, खाली रेड हो, वो मोनोक्रोमेटिक है। तो लाइट में कितने कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में कलर होते हैं। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें, गौर से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम कम आता है। इट्स ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये एक रेयर कॉन्सेप्ट है। व्हाइट लाइट डालें तो बिल्कुल बीच वाला जो फ्रिंज है वो अभी भी देखें क्या है, वो अभी भी व्हाइट है, लेकिन जो ऊपर वाले फ्रिंजेस हैं वो ब्रेक कर गए, उनमें ना वो 7 कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो फिर पैटर्न ब्लिंक करता है। देखो इसमें वायलेट से लेकर कहां तक कलर आ रहे हैं, यहाँ पर भी वायलेट से लेकर रेड तक आएंगे। लिखो कि व्हेन white light is used instead of a monochromatic light. If white light is used, if white light is used in place of monochromatic light, dispersion is seen on the screen. Dispersion is seen on the screen. Full stop. The central fringe is white. The central fringe is white, but the other fringes split in colors. But other fringes split in colors. बोर्ड पे देखना, it's a very important and very tricky concept that lambda is proportional to theta. तुमने देखा ऊपर कौन सा कलर है, रेड, और नीचे कौन सा कलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिविएशन, इसका मतलब रेड ज्यादा मुड़ेगा। जब रेड ज्यादा मुड़ेगा तो हर फ्रिज के अंदर ऊपर रेड होगा और नीचे वायलेट होगा। इसको उलट दो, यहां पर भी रेड दूर है, वायलेट कम मुड़ा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कम करेगा वायलेट कलर। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो रेड का वेवलेंथ वायलेट से बड़ा है, तो इसका मतलब रेड का एंगल किससे बड़ा होगा? तभी रेड दूर दिखेगा और वायलेट करीब दिखेगा। तो अब ये भी कॉपी करिएगा दोबारा से, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जो फ्रिंजेस व्हाइट कलर से यहाँ बनेगी, देखो बीच वाली फ्रिंज व्हाइट है और बाकी फ्रिंजेस में तुम्हें कलर नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब तुम्हारे सोर्स पर लाइट कौन सी होगी? व्हाइट होगी। देखो बोर्ड पर बीच वाली फ्रिंज तेज ब्राइट है और दोनों तरफ कलर बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? दूसरी चीज गौर से देखो, क्या फ्रिंज मोटी हो गई? यहाँ पर बीच पर फ्रिंज पतली है। जब तुम किसी फ्रिज को, जब तुम किसी एनवलप को बड़ा करते हो तो वो ब्राइटर हो जाता है या वो फेंटर हो जाता है? देखिएगा कि on both sides of the white fringe, on both sides of the white fringe, the fringes are colored and fainter colored and become fainter. Separation and separation मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं कि the brightness of the fringes decreases as separation from the central fringe increases. जितना आप दूर होते जाएंगे ये फ्रिंजेस कलर्ड होंगी लेकिन ये फेंटर होती जाएंगी। इसकी एक बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन यहां तुम्हें नजर आएगी। जैसे ये इस वक्त है, सेंटर में फ्रिंज व्हाइट है, ऊपर वाली जो है वो कलर्ड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता व्हाइट होती, सॉरी डिम होती जाएंगी। हमारे पास सीडीज होती थी, हम लोग ऐसे ऐसे हिलाओ तो उसमें कलर दिखते थे। दिस सीडी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्रेटिंग। ये जो सीडीज होती थी ये असल में हमारी फिजिक्स लैंग्वेज में क्या थी? ग्रेटिंग्स थी। The story doesn't end here. This is officially the end of the syllabus. So हमारी क्लास यहाँ खत्म है and we have officially finished our syllabus. Sorry, I couldn't come on Thursday. और अदरवाइज हमें शायद आज की भी क्लास की जरूरत ना पड़ती, बट एनीवे सम थिंग्स हैपेंड विद फॉर गुड कि हमने इसको माशाल्लाह कंप्लीट किया। जहां से आगे वही टॉपिकल जो काम है उसका फोकस नहीं हटाइएगा कि अक्सर ये चैप्टर नेग्लेक्ट हो जाता है एंड पीपल थिंक के गो फॉर ईयरली एंड ईयरली इज मोर इम्पोर्टेंट। जो ईयरली है वो अभी ना नहीं लगाइएगा, अभी टाइम है, अभी असेसमेंट से फिर तुम्हें टाइम मिलेगा 15 मार्च, 10-15 मार्च तक टॉपिकल चलाओ, टॉपिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ और जब टॉपिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो फिर ईयरली पे आ जाओ। क्लास यहाँ खत्म है। थैंक यू एवरीवन।